हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को, इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी आपको डाउट आता है, वो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो अब लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अल्पकालीन संतुलन। ठीक है, तो ये क्या है? अब आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो संतुलन में कब होती है, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है। देखो, सिंपल सी बात है, एक अर्थव्यवस्था ये कहती है, एक इकोनॉमी ये कहती है कि डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए? डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए? एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होने चाहिए। ठीक है, और यहीं पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा भी गया है कि उत्पादक संतुलन होता क्या है कि उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उत्पादन के उस स्तर से होता है जिस पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के समान, यानी कि आप कह सकते हैं बराबर होते हैं। ठीक, अब इसी को हम संतुलन जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संतुलन जीडीपी भी कहते हैं, जहां पे ये दिखाया गया आपको एएस बराबर एडी है, यानी कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, एक चीज और है, अगर इससे रिलेटेड एक बात कहें तो y इक्वल टू, अगर एडी लिखा है ना कहीं पे, तो समझ जाना कि कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर बताया गया वहां पे। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका एमसीक्यू में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा, यानी इकोनॉमी में हमेशा संतुलन नहीं होता, या तो डिमांड ज्यादा होती है या आपकी सप्लाई ज्यादा होती है, और आप उसको कैसे एडजस्ट, यानी कि उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं या उसका समायोजन कैसे कर सकते हैं, हम ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा है। एक इकोनॉमी में डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि एक सप्लायर जो है, यानी बेचने वाला जो है, उत्पादक कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि बेचने वाले के पास माल नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जब एक आप मान के चलो कि आप सप्लायर हो, ठीक है, आपके पास अब क्या है, कह रहा है कि डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है बहुत कम। अब आप एक दुकानदार हो, आपके पास सप्लाई करने के लिए कितनी चीजें, मान लो आप साबुन बेच रहे हो, कितनी साबुन? 500। ठीक है, अब डिमांड है, मान लेते हैं कि कम से कम मान लेते हैं इतनी डिमांड है ज्यादा। ठीक है, तो आपकी 500 की 500 जो साबुन है वो बिक चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास चीजें, हमारे पास साबुन कम पड़ गए। तो उस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसे नुकसान को अनडिजायर्ड लॉस, ठीक है, यानी अवांछित हानि बोल सकते हैं, जो आपने क्या करा, बिना प्लानिंग के करी थी। इसे अनियोजित स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अनियोजित मतलब अनप्लान्ड स्टॉक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया ऐसी कुछ। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की प्रवृत्ति में उसकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जो मांग के कम होने की प्रवृत्ति यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये आपका नेचर है। नेचर मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, कम हो गई है, मतलब ठीक है, वो अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, उत्पादन के वर्तमान आपको बताया कि जो भी आपने बनाया है वो सारा बिक चुका है, लेकिन आपको फिर भी क्या लग रहा है, आप पूरा नहीं कर पाए, तो उसे आप क्या मान रहे हो कि भाई हम तो हानि हो गई। इसलिए यहां लिखा है कि उत्पादन के वर्तमान स्टॉक की बिक्री हो जाएगी, उत्पादक बिना पूरी की मांग की हानि उठाएंगे। अब देखो, अब ऐसी स्थिति में आपके पास जो आप चाहते थे, अवांछित स्टॉक की, जो आपने सोचा नहीं था, उस चीज की आपके पास कमी हो गई है। आपके पास क्या है, जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, भाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपने क्या है, जितना आपके पास है उतना आपने पूरा कर दिया, बाकी को आप एक तरह से लॉस मान रहे हो। ठीक है, वास्तव में वो लॉस है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे क्या मान के चल रहे हो, हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, जो भी है। ठीक है, इस तरह से अब आप ये कंडीशन ये आती है यहाँ पे कि भाई हमारे पास अगर माल कम हो गया तो अगली बार तो कुछ करना पड़ेगा, या हाथ पे हाथ रख के भाई ये दुकान कर दो बंद, ये जो भी काम है काम करना बंद कर दो, क्योंकि हम डिमांड तो पूरी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तो नेक्स्ट बार आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे समायोजन लिख सकते हैं, पेपर में आ जाता है कि भाई है क्या और इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको बिना पूरी की गई मांग की हानि से बचने के लिए उत्पादक अगली बार क्या प्लान करोगे, योजना बनाओगे ना, समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो जाएगी। यानी आप क्या करोगे, डिमांड आपको लाना क्या है, कंडीशन यही लानी है कि डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर है। अगर आपने ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अगली बार
उत्पादन ज्यादा करोगे, यानी आप क्या करोगे, ये बना दोगे ना एक्स्ट्रा, आप सप्लाई ज्यादा करोगे, तभी तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और संतुलन स्थापित हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, कुल मांग और कुल पूर्ति ज्यादा है, कुल मांग ज्यादा है और कुल पूर्ति कम है, तो नेक्स्ट बार आपको जो चीज कम है उसको ही आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको सप्लाई को नेक्स्ट बार क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक है ये। अब उसका उल्टा हो गया कि अगर आपने सप्लाई होगी ज्यादा, अब आप इतने जोश में आ गए, ठीक है, कि भाई हमारी साबुन की तो क्या हो गई है, डिमांड हो गई है, हम तो इसको इतना बनाएंगे ना, लोगों को कम होने नहीं देंगे। ठीक है, सप्लाई हो गई ज्यादा, डिमांड रह गई कम। ठीक है, अब आपने सप्लाई कर दी ज्यादा, डिमांड हो गई कम। ठीक है, यानी कि सप्लाई कर दी, मान लेते हैं इतनी, और डिमांड रह गई इतनी, क्योंकि आपने ऐसी साबुन बना डाली, कपड़े की जान चली जाए लेकिन स्थान किसकी ना जाए, अपनी साबुन की। ठीक है, तो इस तरह से आपने सप्लाई कर दी ज्यादा, डिमांड हो गई कम, तो अगली बार क्या आपका माल हो गया बिना बिका रह जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बना दिया और क्वालिटी का आपका माल नहीं है, सप्लाई हो गई ज्यादा, स्टॉक हो गया ज्यादा, फिर रो रहे हो मेरा माल बिना बिका रह गया, तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, अनडिजायर लॉस बोलेंगे, अनियोजित माल सूची स्टॉक। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, यहां पे यही चीज लिखा है क्या होने वाला है, और इसका सॉल्यूशन आप क्या करोगे ये बताया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति में उसकी मांग से होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, परिणाम से कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाएंगी, यानी कि आपकी जो पूर्ति से उसकी मांग क्या हो गई, मांग यहाँ पे क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। वस्तु सेवाओं की मांग उसकी पूर्ति से कहीं क्या हो गई है, मांग कम हो गई है, और उसकी पूर्ति क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो कुछ वस्तुएं क्या है बिना बिकी रह जाएंगी, यहाँ पे बिकी लिख रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो आपने अनप्लान स्टॉक होगा उसकी वृद्धि होगी। आपके पास इतना भर भर के हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा माल सूची में वृद्धि हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस अवांछित, यहाँ पे अवांछित है, ठीक है, यहाँ पे अवांछित स्टॉक है, जो आप स्टॉक को समझ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका एंड करना चाहोगे, समाप्त करने के लिए उत्पादक उत्पादन करने में कटौती करेंगे। आप क्या करोगे, नेक्स्ट बार कान पकड़ लोगे भाई साहब, ठीक है, कि हम आगे उत्पादन ज्यादा नहीं करेंगे, इससे तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान। तो इस अवांछित स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक उत्पादन में कटौती करेंगे, और यह स्थिति कब तक जारी रखेंगे, मान लो आपने 5000 साबुन बना दिए, ठीक है, सप्लाई, ठीक है, और आप, और डिमांड है कितनी, इतनी, तो आप क्या कर, धीरे 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 जब तक ये सप्लाई किसके इक्वल ना हो जाए तब तक आप उसमें कटौती करते रहोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना, सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आपको नेक्स्ट बार ये प्लान करना पड़ेगा कि भाई कि धीरे धीरे क्या कर दें, कटौती कर दें, ताकि कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए। आपको लास्ट में लाना वही है, आपको लाना क्या है लास्ट में, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब नेक्स्ट आपका होता है कि देखो क्या हुआ, अब देखो हमें पता चला कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे संतुलन कहते हैं। ठीक है भाई, कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है, ऐसा कहा था प्रोफेसर केन्स ने। अगर आपको ये जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप चैप्टर 7 पढ़ लोगे ना, तो आपको ये वीडियो ना बड़ा मजेदार से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, आपको समझ में आसानी से आएगा और इसे आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, उसे हम संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलन। अब क्या हुआ कि कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, वो संतुलन होता है। लेकिन एक प्रोफेसर, अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई S बराबर I होता है तो वही संतुलन होता है। तो आपने एक रील देखी होगी, अपने बाप को मत समझा, ठीक है, यानी अपने बाप को मत समझा। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि क्या हुआ, वो कहना चाह रहा है कि जो मैंने बोला है ना वही सही है। तो प्रोफेसर गेंस कहते हैं AD बराबर AS होता है, वही सही है। तो S बराबर I, बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला S बराबर I होता है, वो सही है। अब बाद में प्रोफेसर गेंस ये भी कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि दोनों ही सही है, तुम भी सही है और हम भी सही हैं।
लेकिन प्रोफेसर केन्स की बातों को काटते हुए बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि या तो तुम सही या हम सही, इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो कह रहा देख बच्चे इधर आ, ठीक है क्या, देख तुझे पता है एडी बराबर एस होता है। कह रहा भैया सर आप तो यही कहोगे ना, वही है एडी बराबर एस ही होता है। कह रहा इधर आ, क्या सुन नहीं रहा ध्यान से, कह रहे एडी बराबर एस होता है। देख मैं बताता हूं एस बराबर आई कैसे हो सकता है। देख एडी बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा सी प्लस आई, कह रहे इसका फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस एस, दोनों में कॉमन क्या है सी सी, बचा क्या एस बराबर आई। देख वरना हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया एस बराबर आई होता है, जहां पे एस और आई बराबर होते हैं तो वहां पे भी संतुलन हो सकता है, ठीक है। अब हमेशा, अब देखो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि बचत, यहां पे लिखा है बचत और निवेश के द्वारा संतुलन स्थापित किया जा सकता है, या बचत और निवेश के दृष्टिकोण से प्रयोग करते हुए संतुलन स्थापित हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है, वो चीज आपको देखना है। अब देखो क्या होता है, क्या आप जो मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने के लिए बचत और निवेश की संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यानी कि उसने कहा कि क्या मानते हैं कि जहां जिस तरह सब मानते हैं एडी बराबर एस होता है वो संतुलन होता है, लेकिन क्या एस बराबर आई होता है वहां भी संतुलन हो सकता है। तो इसने कहा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसने लिखा है कि बचत और निवेश के द्वारा संतुलन स्थापित नहीं करते, बल्कि कुल मांग के द्वारा भी संतुलन स्थापित होता है। कहता बचत निवेश ही संतुलन स्थापित नहीं करते, कुल मांग के द्वारा भी। जिस प्रकार कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा एक दूसरे के द्वारा संतुलन स्थापित करते हैं, ऐसा ही कौन कर सकता है एस बराबर आई भी कर सकता है। इस प्रकार जहां पे बचत और निवेश, सॉरी ठीक है, अभी एक सेकेंड देखो, इस प्रकार जहां पे बचत और निवेश वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर बचत और निवेश का संतुलन स्थापित हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान समझो, आपको और आसानी समझ में आएगा। देखो ठीक है, तो जिस पॉइंट पे उसने कहा जिस पॉइंट पे एस और आई एक दूसरे के बराबर होते हैं वो भी बचत और निवेश का संतुलन स्तर हो जाता है, यानी बचत और निवेश के संतुलन स्थापित हो जाता है। जिस तरह से एडी बराबर एस होता है संतुलन, ऐसी एस बराबर आई भी होता है। देखो आप ध्यान समझना, इसको नॉर्मली समझो, इसको ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्स एक्स है। अब ध्यान समझना, ये आई है, इन्वेस्टमेंट सेम रहता है, लेकिन जो बचत होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। एस प्लस में है और यहाँ एस माइनस में भी, ठीक है। तो देखो जिस पॉइंट पे एस और आई दोनों जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं वहां पे क्या होता है संतुलन स्थापित हो जाता है। आप इस टेबल से समझने की कोशिश करो। देखो वाई है आपकी इनकम, सी आपके खर्चे हैं, इनकम में से खर्चे ये वाली चीज माइनस करते चले जाओ, आपका एस आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहता है। आप मान लो कि हर एक लेवल पे कितना है इन्वेस्टमेंट, कितना है सेम है, कितना है 20 है। तो देखो जिस पॉइंट पे एस और आई, जिस पॉइंट पे एस और वाई बराबर होते हैं वहां पे संतुलन स्तर स्थापित हो जाता है, वहां पे संतुलन हो जाता है, यानी इनकम डिसाइड हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एस और आई इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गई इनकम डिसाइड हो गई। यहाँ पे क्या डिसाइड हो गई आपकी इनकम, यानी आय का स्तर, यानी आय डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जिस तरह से एडी और एस भी संतुलन हो सकते हैं, ऐसी एस बराबर आई होता है वो भी संतुलन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अब सेम कहानी यहां इससे रिलेटेड भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये है जिस तरह से एडी बराबर एस होता है उसमें भी असंतुलन होता है, ऐसी एस बराबर आई होता है तो वहां पे भी क्या हो सकता है बचत और निवेश हमेशा बराबर नहीं होते, इनमें भी असंतुलन हो सकता है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो क्या होता है अब उसने कहा कुछ सिचुएशन दी, अगर यदि बचत निवेश से अधिक होगा क्या होगा। अगर यहाँ पे कह रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया है और सप्लाई रह गई कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। आप एक चीज समझ के चलो, इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं जब किसी चीज की मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं जहां पे पैसा लगाऊंगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा होगी, लोग उसे खरीदने पे उतारू हो जाएंगे, यानी उसको खरीदने में क्या रखेंगे इच्छा रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा उस चीज की वहां पे पैसा लगाऊंगा। मान लो तुमने एक ऐसी जगह दुकान खोल ली, ठीक है, जहां पे लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को खरीदते हैं, तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर आपके पास सप्लाई कम है, मान लेते हैं मैं कहता हूं आपके पास माल कम है, आपके पास सप्लाई कम है, लेकिन लोग डिमांड क्या कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब यह है कि वहां पे खर्चीले लोग ज्यादा हैं, उस एरिया में खर्चीले लोग ज्यादा हैं,
जितने लोग जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या करोगे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको डिमांड से लेना है। किससे लेना है? डिमांड से। और सप्लाई से मतलब आपको किससे लेना है? एएस से लेना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है तो आप क्या करोगे? वहां पे ज्यादा चीजें बेचोगे और अगली बार कोशिश ये करोगे जितनी ज्यादा हम पूरा कर सकते हैं, यानी हमारा जो माल है टोटली माल हमारा बिक जाएगा। ठीक है, और अगली बार हम कोशिश ये कर सकते हैं हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी इनकम भी और ज्यादा हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में उत्पादक सारा माल बिक जाएगा। उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठानी पड़ेगी। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता तो मेरी ज्यादा इनकम हो जाती। मेरे पास क्या है? माल कम है और सप्लाई मार्केट में ज्यादा चाहिए। तो अगली बार सेम कंडीशन वहां पे था तो यहाँ पे भी उत्पादकों को क्या हो रही है? हानि महसूस हो रही है। हानि होनी नहीं, उसके पास इतना माल नहीं है जितना मार्केट में चाहिए। तो अगली बार वो प्लान कर लेगा कि भाई हम क्या करेंगे? उत्पादन ज्यादा करेंगे ताकि डिमांड, बचत और निवेश ये दोनों क्या हो जाएं? एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे भी लिखा है उत्पादक सारा माल बिक जाएगा। उत्पादकों को बिना पूरी की मांग की हानि उठानी पड़ेगी। उत्पादक अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएगा। वो ये तब तक करेगा जब तक बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब यह है कि लोगों को वहां पे जरूरत ज्यादा है लेकिन हमारे पास माल नहीं है और हम अगली बार उत्पादन ज्यादा करने की योजना बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसा लिखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सॉल्यूशन समायोजन कहते हैं। इसी स्थिति का सामना करने के लिए उत्पादक अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएगा और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेगा जब तक बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर न हो जाए, संतुलन की स्थिति स्थापित हो जाए। जैसे अभी बताया गया है ये संतुलन की स्थिति स्थापित हो चुकी है। ठीक है, अब कह रहे हैं बचत निवेश से ज्यादा होता है तो क्या होता है? अगर अब कह रहे हैं कि लोग वहां पे बचत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। बचत का मतलब होता है कि लोग खर्चा नहीं कर रहे, एमपीएस यानी बचत पे ज्यादा लोग उतारू हो गए हैं। ठीक है, आपने उम्मीद करी थी कि भाई जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, मान लो आपने जो सोचा कि अच्छी दुकान चलेगी लेकिन वहां पे क्या एरिया ऐसा था, वहां पे आपने सोचा सब लोग नॉर्मल 1 किलो चीनी खरीदते हैं, कह रहा भाई 250 ग्राम दे दें। दूध 1 किलो खरीदते हैं, कह रहा 10 रुपए का दूध दे दो। ठीक है, हर चीजें कम, यानी इतनी बचत कर रहे हैं। बचत करके ना उन्होंने सब गद्दे पे लेटते हैं और वो गड्डियों पे लेटते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बचत कर रखे हैं वहां के लोगों ने। ठीक है, तो जितनी बचत ज्यादा होगी उतना चीजें हमें क्या है? नुकसान होगा। मेरा माल बिना बिका रह जाएगा, मुझे नुकसान होगा। मुझे भी फिर भी मैं अगली बार प्लान यही करूंगा कि मुझे ना बनाऊं, ज्यादा उत्पादन ना करूं। ठीक है, ऐसी अब क्या होगा? देखो पहले तो होगा क्या मेरे साथ? कुछ उत्पादन बिना बिका रह जाएगा, उत्पादक के पास अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा, बहुत सारा स्टॉक उसके पास इकट्ठा हो जाएगा और सॉल्यूशन ये करेंगे उस स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक अब कम उत्पादन करने की योजना बनाएगा और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है क्या चीज है, वो लिखा क्या है उसे मैटर नहीं करता आपका। ठीक है, तो क्या है और उसका सॉल्यूशन आप कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, और ये जो चीजें ना अब यहां तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, देखो ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लगा होगा। ठीक है, कि जो आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। वो किसके बारे में पढ़ेंगे? गुणक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय।